हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाचन एवं अवशोषण के पार्ट 4 की। इससे पहले जो 3 पार्ट हो चुके हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इससे पहले जो पार्ट 3 बटा था उसमें हमने पाचन तंत्र, आहार नाल, मुख ग्रासन गुहिका और मुख ग्रासन गुहिका के हमने तालु, जिह्वा, ग्रसनी के बारे में पढ़ा था और दांत के बारे में हम आज बात करेंगे। फिर हम आहार नाल के ग्रास नाल जो पार्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद हम आमाशय के बारे में, फिर आंत्र के बारे में, आंत में हम देखेंगे छोटी और बड़ी आंत के बारे में। तो इसका जो पीडीएफ होगा उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप वहाँ से इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सके। लास्ट में हमने ये बात की थी कि जो वेल्डियर रिंग होती हैं जहाँ पर 5 ओपनिंग्स होती हैं और बच्चों में जो है ये काफ़ी परेशानी हो सकती है अगर जो है वो टॉन्सिल जो है वो बढ़ जाए तो। ठीक है, आज हम बात करेंगे तीत यानी कि दांत के बारे में। तो दंत मुख ग्रासन गुहिका में अग्र व पार्श्व भाग की ओर स्थित दृढ़ संरचना है यानी कठोर संरचना है जो भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायता प्रदान करती है। यांत्रिक यानी कि जो भोजन को काटना, चीरना, फाड़ना ये जो है वो दांतों के द्वारा होता है। साइक्लोस्टोम्स उभयचर के टेडपोल तथा प्लेटिपस में दंत की उत्पत्ति त्वचा की एपिडर्मस भाग से होती है। एपिडर्मस का ई आ जाएगा, ठीक है। तो साइक्लोस्टोम के उभयचर के टेडपोल यानी कि लार्वा अवस्था में और प्लेटिपस में जो दंत की उत्पत्ति होती है वो एपिडर्मस से होती है। ये याद रखने का इतना जरूरत नहीं है जितना ये है कि इस सबकी स्तनधारियों में दंत की उत्पत्ति त्वचा की डर्मिस तथा उसकी नीचे स्थित अस्थि द्वारा होती है ना। तो जो हमारी दांतों की जो उत्पत्ति है वो एक्टोमीजोडर्मल है यानी कि देखो हमारे शरीर में जो है वो 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। एक्टोडर्म जो कि बाहर में, मीजोडर्म जो कि बीच में स्थित होती है और सबसे अंदर होती है एक्टो, मायो और मीजो। ठीक है, तो दांतों की जो उत्पत्ति है वो एक्टोमीजोडर्मल है। ठीक है, एक्टो, मायो और मीजो जो है वो 3 प्रकार की जो है वो परतें पाई जाती है हमारे ह्यूमन बॉडी में। अब बात करते हैं दंत कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट वे दंत होते हैं जो जबड़े के अंदर धसे नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण सरीसृप। अपवाद है मगरमच्छ। देखो जब हम बात करते हैं कि एक्रोडोंट की, तो एक्रोडोंट में जो है वो जबड़े के अंदर धसे नहीं होते, इसलिए जो नॉर्मली जो सांप होते हैं उनके जो दांत है वो निकाल दिए जाते हैं ताकि उनको विष का प्रभाव जो है उनका कम किया जा सके। लेकिन सर्प में जो है, जो रेप्टाइल्स है उसमें मगरमच्छ भी आता है लेकिन मगरमच्छ के दांत काफ़ी अंदर धसे हुए होते हैं। फिर आता है थीकोडोंट। थीकोडोंट यानी कि वे दांत जो जबड़े में धसे होते हैं, जैसे स्तनधारी हो गया और मगरमच्छ हो गया। ठीक है, फिर आता है मोनोफाइडोंट और डायोफाइडोंट। मोनोफाइडोंट नाम से स्पष्ट है, मोनो यानी एक बार। वे दंत जो जीवन में एक बार आते हैं प्लेटिपस और व्हेल मछली में, और हमारी में बात करें तो दंत जीवन में जो है वो 2 बार आते हैं। एक पहले आते हैं जैसे हम दूध के दांत या मिल्क टीथ कहते हैं, और फिर जो स्थायी दांत जो है वो आ जाते हैं, उसे मनुष्य में हम उदाहरण के रूप में देखते हैं। फिर आता है आइसोडोंट और हेटेरोडोंट। इसको है ना 2 ऐसे ग्रुप में पढ़ा जाता है या युग्म के रूप में देखा जाता है, आइसोडोंट और हेटेरोडोंट। आइसो यानी कि समान, है ना, हम बोलते हैं ना आइसोमरीज, हम समावयवता। तो आइसोडोंट यानी कि समान। तो सभी दंत जो है वो तीत जो है वो समान आकृति के होते हैं जैसे व्हेल मछली में। और हेटेरोडोंट यानी कि सभी दंत असमान आकृति, जैसे मनुष्यों में किसी के दांत कुछ बड़े कुछ छोटे, या एक नॉर्मल ह्यूमन में भी जो है वो कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो आकृति में जो वो विभिन्नता आ जाती है। तो मनुष्य के उदाहरण में क्या क्या आएगा। पहला आएगा थीकोडोंट यानी कि दंत जबड़े में धसे होते हैं। दूसरा उदाहरण आएगा डाइफाइडोंट, जीवन में 2 बार दांत आते हैं, जिसे हम हिंदी में अगर बात करें तो इसे द्विबार दंती कहते हैं, 2 बार दांत का आना, द्विबार दंती। और हेटेरोडोंट यानी कि जो है आकार जो है वो सभी दांतों का समान नहीं होता। अगर मनुष्य में दांतों के प्रकार की बात की जाए तो इस प्रकार के जो है वो दांत पाए जाते हैं। दंत की संरचना को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया जाता है। दांत में कठोर उत्तक भी पाए जाते हैं और कोमल उत्तक भी पाए जाते हैं। कठोर उत्तक में 3 संरचनाएं उपस्थित होती हैं। पहला इनेमल, दूसरा डेंटाइन, ठीक है, तीसरा हम आगे बात करेंगे
इनेमल यह मसूड़ों के बाहर की ओर स्थित भाग है। इसमें उपस्थित फॉस्फोरस इसे अत्यधिक दृढ़ता प्रदान करता है। इसका निर्माण एमिलोब्लास्ट सेल द्वारा होता है। ठीक है, तो अगर हम इनेमल की बात करें, है ना, तो देखो इनेमल, देखो याद कैसे रखना, इनेमल है तो एमिलो, इनेमल एमिलो कुछ आपको रिलेट कर पाओगे तो याद रहेगा कि इनेमल जो है वो एमिलोब्लास्ट सेल द्वारा निर्मित होता है। हमारे जबड़े से बाहर जो व्हाइट परत दिखाई देती है वो इनेमल की परत होती है। इनेमल को मानव शरीर में सबसे कठोर जो है वो पदार्थ माना गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेंटाइन के बारे में। यह इनेमल के नीचे स्थित होता है। पहले ऊपर इनेमल की परत होगी और फिर नीचे हो गया डेंटाइन। ठीक है, तो इनेमल के नीचे जिसका निर्माण जो है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल से, तो ओडोंटो यानी कि यहाँ पर ओडोंटो आ रहा है, डी आ रहा है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि डेंटाइन जो है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल से निर्मित होता है और इनेमल जो है वो एमिलोब्लास्ट सेल से जो है वो निर्मित होता है। यह कठोर ऊतक के दोनों भाग हैं। कठोर ऊतक का तीसरा भाग हो जाता है सीमेंटम। यह डेंटाइन के बाहर, देखो पहले मैंने क्या कहा, इसकी जो संरचना है वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे बाहर हो गया इनेमल, उसके बाद हो गया डेंटाइन, उसके बाद हो गया अंदर हो गया सीमेंटम, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेंटाइन के बाहर है। तो अगर आप संरचना में बताऊंगा ना, वहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से वो बाहर है। ठीक है, तो डेंटाइन के बाहर की स्थिर संरचना है। इसमें उपस्थित कैल्शियम व फॉस्फोरस इसे अत्यधिक कठोर बनाते हैं। यह ग्रंथ में धसे रहते हैं। ठीक है, फिर कोमल ऊतक की बात करें तो इस भाग में दो संरचनाएं होती है। पहला पल्प कैविटी, कैविटी यानी गुहा, और दूसरा आता है प्रीडोंटल मेम्ब्रेन। पल्प कैविटी की बात करें तो यह डेंटाइन के अंदर की ओर स्थित भाग है। इसमें तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। जो हमारे दांतों में झंझनाहट होती है या जो हम सेंस महसूस कर पाते हैं तो वो पल्प कैविटी के कारण होता है। फिर बात करते हैं प्रीडोंटल मेम्ब्रेन। यह सीमेंटम के बाहर की ओर स्थित संरचना है जिसमें ओडोंटोब्लास्ट सेल्स उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संरचना की, जो दांत की। तो देखो यहाँ पर जो संरचना देख रखी है ये वाली, ये है इनेमल, सबसे बाहर की। इनेमल के अंदर होता है डेंटाइन। तो ये डेंटाइन भाग जो दे रखा है ना, ये वाला जो ब्लैक वाला भाग है, ये वाला, ये पूरा है डेंटाइन। ठीक है, ये यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे बना हुआ, ये है डेंटाइन। अब डेंटाइन देखो, पहले मैंने क्या कहा, इनेमल के अंदर डेंटाइन और डेंटाइन के बाहर सीमेंटम। तो डेंटाइन के बाहर सीमेंटम, जो ये आप रेड कलर का देख रहे होंगे, ये वाला जो आप देख रहे हो रेड कलर का संरचना, वो है सीमेंटम, याद रखना। ठीक है, इनेमल के अंदर डेंटाइन और डेंटाइन के बाहर इस साइड में बाहर जो है वो सीमेंटम पाया जाता है। डेंटाइन से आपको डी से याद रखना है, ओडोंटोब्लास्ट सेल से इसका निर्माण होता है, और इनेमल का जो निर्माण होता है वो एमिलोब्लास्ट सेल से होता है। ये जो आगे है ये मसूड़े है, ये पूरा नीचे जो दांत धसा रखा है, धसा हुआ है, ये पल्प कैविटी है जिसमें सारी तंत्रिका, ये रक्तवाहिनियाँ वगैरह सब पाई जाती हैं। प्रीडोंटल मेम्ब्रेन यहाँ पर भी दर्शाई हुई है। ठीक है, और अगर आप अच्छे से देखें तो ये रहा चित्र, इनेमल है, डेंटाइन है और सीमेंटम है। ठीक है, डेंटाइन ये वाला पार्ट है और सीमेंटम इसके बाहर वाला पार्ट है और इनेमल सबसे बाहर वाला पार्ट है। यहाँ से ब्लड वेसल्स वगैरह जो आती है उससे क्या होता है कि जो सेंसेस आते हैं वो आपको पता चलते हैं। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दांतों के प्रकार है, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसीजर यानी रदनक, कैनाइन यानी कि चवर्णक, सॉरी रदनक, चवर्णक, अग्र चवर्णक। ठीक है, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के दांत बताए गए हैं। सॉकेट ऑफ जॉ, जिस गर्त में जो दांत धसे होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो दांत है वो अंदर की ओर जो है वो धसे रहते हैं हमारे। फिर हम बात करते हैं मनुष्य में दंत, डायफॉइंट दंत यानी कि 2 बार आते हैं, अर्थात जीवन में 2 बार इन्हें 2 बार आते हैं। तो 2 बार कैसे आते हैं तो देखते हैं। पहले आते हैं मिल्क टीथ, दूसरे आते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ की बात करें तो 6 माह से 24 माह की आयु के मध्य होते हैं, संख्या में 20 होते हैं। इंसीजर, कैनाइन और मोलर, इतने प्रकार के ही जो दांत है वो मिल्क टीथ में आते हैं। प्री मोलर यानी कि प्रचवर्णक जो होते हैं वो मिल्क टीथ में नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं परमानेंट टीथ के बारे में। तो 6 माह से 24 माह के बाद जो आते हैं। ठीक है, और
ठीक है, संख्या में 32 हो जाते हैं फिर दांत, है ना। और इसमें इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर सभी प्रकार के जो दांत है वो उपस्थित रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मानव के जो डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो डेंटल फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो इसको लिखा जाता है ICP और M, और नीचे वापस लिखा जाता है ICPM गुणा 2, और यहाँ पे संख्या लिख जाती है। I का मतलब होता है इंसीजर, C का मतलब कैनाइन, P का मतलब प्री मोलर, और M का मतलब मोलर, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिखा हुआ है, ये है मिल्क टीथ, ठीक है। तो मिल्क टीथ में देखो आप, यहाँ पे 2 और 2, 1 1 0 0 और 2 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अनुपस्थित कौन से है, जो 0 0, यानी कि जो प्री मोलर है ना, जो प्री मोलर है वो मिल्क टीथ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे 2 और 1 3, 3 और 2 5, है ना, ये 5 हो गए, और 5 और 5, ये नीचे वाले भी 5 हो गए, 5 और 5 10, 10 इंटू 2 20 दांत। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको किस प्रकार से देखा जाता है, जैसे 2 1 2 और 3, है ना, 21 23 इसको डेंटल फॉर्मूला है। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 8, ये हो गया 8, यह भी हो गया 8, 8 और 8 16 हो जाएगा, और 16 इंटू 2 है वो 32 हो जाएगा। तो हमारे जो दांत है वो कितने होते हैं, 32 दांत जो है वह हमारे में पाए जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी आता है कि कितने दांत जो है वो एक बार दंती है, यानी कि एक बार आते हैं। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मतलब 2 दांत तो पहले आ चुके हैं, तीसरा वाला अब आया है, तो 1 और 1 2 दांत बाद में आएंगे मोलर में। और जो प्री मोलर के 4 दांत हैं, यहाँ पर देखो ये बाद में आए हैं, तो यहाँ पर आप लिख लो 4, ठीक है। बाकी का सेम है, तो ये कितने हो गए 6, ठीक है, ये 6 हो गए, और 6 इंटू 2 करोगे तो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। 2 और 2 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो 12 दांत है वो जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं। कितने दांत, 12 दांत, ठीक है। तो फॉर्मूला आप याद रखना ICPM होता है, और यहाँ पर डॉग है, काऊ है, रेट का है, उसका दिया हुआ है, और यहाँ पर टर्म दिया हुआ है डायस्टमा। काफ़ी बार क्या होता है, जो चूहों में है जो दांत नहीं पाए जाते हैं, तो उस जगह को कहते हैं डायस्टमा, ठीक है। मनुष्य के दंत को हेट्रोडोंट प्रवृत्ति का माना गया है, अर्थात यह असमान आकृति के होते हैं, और आकृति के आधार पर इनको निम्नलिखित बांटा गया है, ठीक है। अगर आपको डेंटल फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, या वापस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसीजर यानी कि कृंतनक। यह संख्या में 8 होते हैं। कैसे 8 होते हैं, तो हमने देखा कि 21 23 और 21 23, ठीक है, और गुणा 2, तो यहाँ से 2 और 2 4, 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया 8, है ना। तो आप इंग्लिश में याद रखो कि इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर या ICPM वाला फॉर्मूला, और 21 23 जो वयस्क जो होते हैं उनमें 21 23 फॉर्मूला आता है, और जो बच्चों में है वो फॉर्मूला है वो 21 0 2 वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर हम बात करते हैं, इसमें केवल एक जड़ पाई जाती है। भोजन के अवयवों को टुकड़े करने में जो इंसीजर है वो सहायता करती है। जो आगे के दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं मोस्टली। कैनाइन, कैनाइन जो है वो तीखे दांत होते हैं। जैसे हम बात करेंगे संख्या में 4 होते हैं, केवल एक जड़ उपस्थित होती है। जड़ क्या होती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मांसाहारी प्राणियों में अत्यधिक विकसित होते हैं, क्योंकि ये शिकार को चीरने और फाड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रचवर्णक, संख्या में 8 होते हैं। बाल्यावस्था में यह अनुपस्थित होते हैं, जैसे हम बोला ना 21 0 2, तो 0 में प्रीमोलर आ जाएगा। फिर ऊपरी प्रचवर्णक, जो ऊपर के प्रीमोलर्स है उसमें 2 जड़ें पाई जाती हैं, और निचले जो प्रचवर्णक है प्रीमोलर है उसमें 1 जड़ पाई जाती है, और ये भोजन को चूर्णीकरण करने में सहायता प्रदान करते हैं। फिर आते हैं मोलर दांत, ठीक है, संख्या में 12 होते हैं। बाल्यावस्था में 6 वर्ष की आयु तक संख्या में 8 रहते हैं। ऊपरी पर चवर्णक में 3 जड़ें पाई जाती हैं, और निचले चवर्णक पे 2 जड़ें पाई जाती है। तो ऊपर वाले जो चवर्णक है या प्रचवर्णक है उसमें ज़्यादा जड़ें हैं, ठीक है। अंतिम चवर्णक को विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है। इसको विजडम टीथ की संख्या दी गई है। इससे आयु पता चलती है। अगर फॉरेंसिक जांच होती है तो उसमें पता चलता है कि हाँ यह व्यक्ति जो है वो 18 साल से अधिक उम्र का था।
यहाँ पर जो है वो 4 प्रकार के दांत दे रखे। हमने कहा कि जड़ होती है, 2 जड़ होती है, ये कैनाइन है, ये इंसीजर है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। तो इस प्रकार के 2 दांत है वो हमारे पाए जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये जो डायग्राम है ये है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, लेकिन इसमें खाली इंडिकेट किया गया है इस पार्ट को। इस पार्ट को बोलते हैं ईसोफेगस यानी कि ग्रास नाल, है ना। हम अब आगे ग्रास नाल के बारे में अध्ययन करेंगे तो आपको बता दें कि ग्रास नाल कौन सा पार्ट होता है। तो ये ग्रास नाल का जो पार्ट है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। वायु की पुष्टि करता है। हमारे शरीर में 8 प्रीमोलर और 4 मोलर जीवन में एक बार आते हैं, अर्थात 1 ऑफ 5 दांत होते हैं। तो याद रखना, कभी एग्जाम में आ जाए 12 दांत जो है वो एक बार आते हैं, बाकी के जो है वो 2 बार आते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रास नाल। ग्रास नाल पार्ट है आहार नाल का। ग्रास नाल लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा नलिका का संरचना है, जैसे हमने देखा, जो वक्ष गुहा यानी कि थोरासिक कैविटी में ट्रैकिया यानी जो हमारे श्वास नाल की पीछे से और हृदय की नीचे की ओर स्थित होता है ग्रास नाल हमारा। ग्रास नाल का अग्र सिरा एक छिद्र रूपी संरचना गलेड द्वारा ग्रसनी के संपर्क में रहता है। जैसे हमने पढ़ा था ग्रसनी जो नेजोफेरिंग्स है वगैरह वो बोला, तो यह जो है वो गलेड द्वारा ग्रसनी के संपर्क में रहता है। ग्रास नाल का पश्च सिरा, पश्च सिरा यानी कि जो नीचे का जो पार्ट होता है वो तनुपट यानी कि जो डायफ्राम होता है उसको विभेदित कर उदर गुहा में प्रविष्ट हो जाती है और आमाशय के संपर्क में रहती है। तो जो ग्रास नाल जो है वो हमारी ग्रसनी और जो आमाशय है उससे कनेक्ट करवाती है इन दोनों को, ठीक है। ग्रास नाल में चिकनी पेशियां उपस्थित होती हैं जिनका नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखो, हम अगर भोजन को एक बार जो है वो ग्रसनी से नीचे अगर हम उसको निगल जाते हैं तो फिर जो है वो बाहर नहीं आता है। अगर हमें उल्टी वगैरह हो जाती है तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो है वो अगर भोजन एक बार अंदर चला गया तो फिर वो है जो ग्रास नाल से होता हुआ सीधा आमाशय में ही जाता है। तो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर आ जाता है। इन पेशियों में लयबद्ध संकुचन व शीतलन उपस्थित होता है जिसके द्वारा भोजन सदैव एक दिशा में, है ना, अगर मुंह से हमने खाया है खाना तो सीधा जो है वो पेट तक पहुंच जाता है, वापस बाहर नहीं आता है, ठीक है। इन गतियों को पैरालास्टिक क्रमाकुंचन गतियां कहते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी ईसोफेगस या ग्रास नाल की बात। अब हम बात करते हैं आमाशय के बारे में, ठीक है। यह उदर गुहा में स्थित जे आकार की संरचना है जो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी और 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसका अग्र सिरा ग्रास नाल के संपर्क में रहता है। जैसे हमने देखा कि ग्रास नाल सीधा आमाशय से, तो अग्र सिरा ग्रास नाल से, और जो अंतिम सिरा जो है वो ग्रहणी के भाग के संपर्क में रहता है, ठीक है। यदि आमाशय में भोजन मौजूद नहीं है अर्थात खाली है तो उसकी सतह पर वलन रूपी संरचनाएं दिखाई देती हैं, ठीक है। उसका हम डायग्राम जस्ट आगे देखेंगे। तो जैसे गैस्ट्रिक रीजे कहा जाता है, इसकी अनुपस्थिति आमाशय कैंसर का जो है वो प्राथमिक कारण है। अगर किसी व्यक्ति में गैस्ट्रिक रीजे जो वलन अनुपस्थित है तो उसका जो चांस है वो आमाशय कैंसर का हो जाता है, ठीक है। संरचनात्मक रूप से आमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो कार्डियक भाग है, दूसरा फंडिक भाग है और तीसरा है पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग नाम से स्पष्ट है कि जो जो हमारे हार्ट के नज़दीक पाया जाता है। फिर फंडिक भाग आता है और नीचे का जो पार्ट होता है जो ग्रहणी के संपर्क में रहता है, जो ड्यूडिनम के संपर्क में रहता है, उसे जो है वो पाइलोरिक भाग कहा जाता है। कार्डियक भाग हृदय की ओर स्थित भाग है जो ग्रास नाल के संपर्क में रहता है। इनके संधि स्थल पर कपाट रूपी संरचना पाई जाती है जिसे कार्डियक स्पिंटर कहते हैं। देखो, कार्डियक भाग है हृदय के समीप स्थित है, तो जो स्पिंटर हो गया जो हमारा कपाट होता है उसे कार्डियक स्पिंटर कहते हैं। जो भोजन के उल्टे प्रवाह को यानी कि रीगर्गिटेशन को, है ना, वापस आमाशय से भोजन ना आ जाए बाहर, उसको रोकता है। वो डायरेक्ट एक जो है डायरेक्ट उसको अंदर ही जाने देता है, बाहर नहीं आने देता है। फिर आता है फंडिक भाग। फंडिक भाग मध्य में स्थित भाग है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं, जो से HCl हुआ या श्लेष्मा हुआ, उसका जो स्त्रवण होता है वो फंडिक भाग में होता है। जठर रस का स्त्रवण करती है वो यहाँ पर स्थित होता है फंडिक भाग में। यह भोजन के रासायनिक पाचन, देखो यांत्रिक पाचन हमने देखा था जो दांतों के द्वारा हो रहा था, और जो रासायनिक पाचन है जिसमें केमिकल यूज हो रहे हैं, जिसमें एंजाइम यूज हो रहे हैं, वो सभी जो है वो आमाशय में होता है, ठीक है। पाइलोरिक भाग इसके अंतिम सिरे की ओर स्थित भाग है जो आंत्र के ग्रहणी यानी कि ड्यूडिनम भाग के संपर्क में रहता है। देखो, जब भोजन आ रहा है तो वहाँ पर कार्डियक स्पिंटर है, और जब भोजन बाहर जाएगा तो वहाँ पर भी
एक कपाट पाया जाएगा जिसको पाइलोरिक स्पिंडर या जो है पाइलोरिक कपाट कहा जाता है, जो जब तक नहीं खुलता है ना, जब तक वो कपाट नहीं खुलेगा, जब तक कि आमाशय में पाचन पूर्ण न हो जाए। आमाशय में पाचन के लिए लगभग 3 से 4 घंटा टाइम जो है वो लगता है। ठीक है, हमारे आमाशय का कार्य क्या है? आमाशय के कार्य है जठर रस की सहायता से भोजन का रासायनिक पाचन करना। इसमें स्थित अनुदेन्द्रिय वर्तुल और तिर्यक पेशियों की सहायता से भोजन का यांत्रिक पाचन करना। यह जल, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, तथा वसा में घुलनशील अवयव जैसे अल्कोहल आदि के अवशोषण में सहायता प्रदान करना है। अगर भोजन भी खाया है तो उसमें अगर विटामिन वगैरह है तो वो सब का अवशोषण वगैरह कुछ मात्रा में जो है वो यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आमाशय देखा कि हमने जे आकार का होता है। दूसरा हमने कहा कि इसका साइज 30 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे दे रखा है, और चौड़ाई जो है 15 से 20 होती है। यहाँ पर जो है वो कार्डियक स्पिंडर पाया जाता है। यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंडर दिया हुआ है। यह जो पार्ट है वो हृदय के समीप स्थित है, इसलिए इसके कार्डियक बोलते हैं। फिर फंडिक भाग है जिसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और फिर पाइलोरिक भाग है। और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, ग्रेटर कर्वेचर और लेजर कर्वेचर, यानी कि यहाँ पर जो है वो ये कम होता है और यहाँ पर ये जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, लेकिन गैस्ट्रिक रीजे क्या है? नॉर्मली जब हम खाना नहीं खाते हैं तो ये गैस्ट्रिक रीजे ऐसे वलन रूपी संरचनाएं होती हैं। किसी किसी व्यक्तियों में भोजन अगर नहीं खा रहे हैं वो, तो भी यह अनुपस्थित होते हैं, है ना, उस समय तो वो उपस्थित होने चाहिए। अगर अनुपस्थित है तो उनको जो है वो आमाशय का जो कैंसर है उसकी संभावना होती है। ठीक है, फिर हम आहार नाल के एक मेन पार्ट यानी कि इंटेस्टाइन, जिसे हम आंत्र कहते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आंत जो होती है वो 6 से 8 मीटर लंबी संरचना है, जिसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 कौन से? एक तो छोटी आंत और दूसरी बड़ी आंत। ठीक है, और छोटी आंत जो है उसको इसके त्रिज्या या व्यास के रूप में छोटी आंत संज्ञा दी गई है, न कि इसकी लेंथ के रूप में। लेंथ यानी कि लंबाई के रूप में। लंबाई की बात करें तो छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत से लंबी होती है, और बड़ी आंत को जो संज्ञा दी गई है बड़ी की, वो उसकी जो है वो त्रिज्या के रूप में, या उसके व्यास जो है उसका आकार बड़ा होता है उसके रूप में दी गई है, न कि लंबाई के रूप में। ठीक है, तो यहाँ से आमाशय होता है। आमाशय से यहाँ पर एक हम बात करेंगे आगे, यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, उसे हम कहते हैं स्पिंडर ऑफ ओडाई। ठीक है, और फिर जो है वो छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है, छोटी आंत से बड़ी आंत जुड़ जाती है, और बड़ी आंत से फिर जो है वो मलाशय और एनस आ जाता है। और यहाँ पर जो है यकृत है, अग्नाशय है, यहाँ से भी काफ़ी प्रकार के जो है वो लवण और एंजाइम निकलते हैं, उसके बारे में हम बात आगे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है, परंतु उसका व्यास बड़ी आंत की तुलना में छोटा होता है, अतः इसे छोटी आंत कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। मुख्य भाग है पहला ड्यूडीनम, जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, जेजूनम और इलियम। ठीक है, ड्यूडीनम, जेजूनम और इलियम। तो हम पहले बात करते हैं ड्यूडीनम के बारे में। ग्रहणी भाग आमाशय की ओर अग्र सिरे पर स्थित होता है। सबसे पहले आमाशय से जुड़ा हुआ जो छोटी आंत का भाग है वो ग्रहणी ही है। इसका प्रारंभिक सिरा उभरा हुआ दिखाई देता है तथा इस भाग में आमाशय से पचित भोजन यकृत और पित्ताशय से पित्तरस द्वारा कॉमन हिपैटिक बाइल डक्ट द्वारा अग्नाशय से, देखो अग्नाशय से अग्नाशयी रस आएगा, पित्ताशय से पित्तरस आएगा, और जो आमाशय है से भोजन आएगा। अगर यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो तो जो आमाशय का ये वाला पार्ट है वह ड्यूडीनम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर छोटी आंत के 3 पार्ट दिए हुए हैं, चाहे वो ड्यूडीनम है, जेजूनम है, इलियम है। तो सबसे पहले जो येलो कलर का पार्ट यहाँ से आप ऐसे देख रहे हैं ये ड्यूडीनम है, फिर जो ये वायलेट कलर का है ये जेजूनम है, और फिर जो ये पिंक कलर का है यह पार्ट जो है वो पूरा इलियम है। इलियम के बाद जो है वो डायरेक्ट बड़ी आंत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जैसे कि हम देख रहे हैं ये चित्र जो है वो एनसीईआरटी से लिया हुआ है। यहाँ पर ईसोफेगस जुड़ी होती हैं, फिर फंडस, कार्डियक। देखो ये कार्डियक पार्ट आप देख रहे होंगे कि नीचे कैसे आ गया है ना, तो कार्डियक पार्ट का ये जो रिनोट है ये यहाँ पर है, और फंडस अगर हम संरचना देखते हैं तो इसकी जो संरचना है वो कुछ ऐसी होती है, एकदम जो है वो सही नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो ऊपरी वाला पार्ट होता है उसको कार्डियक कहते हैं। ये जो खांच होती है ना ये वाली जो,
इसको कार्डियक नोच बोलते हैं, जहाँ पर हार्ट जो है हमारा स्थित रहता है, ठीक है। तो पहले कार्डियक, फिर फंडस, और फिर जो है वो पाइलोरिक पार्ट उपस्थित होता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर एग्जाम में आए तो आपको फंडस यहीं भी लिखना है, क्योंकि काफ़ी बार हो जाता है गलत, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेनक्रेटिक डक्ट द्वारा जो है ना, पेनक्रेटिक यानी जो अग्नाशय वाहिनी द्वारा है, वो अग्नाशय से जो रस आता है, अग्नाशय रस, ठीक है। और वहाँ पर जो उभरा हुआ भाग है, आमाशय से ग्रहणी के मध्य जो उभरा हुआ भाग है, वहाँ पर सब वाहिनियों द्वारा जो एंजाइम है, लवण है, अग्नाशय रस है, पित्त रस है, वो सब आ जाता है। तो वहाँ पर उभरा हुआ संरचना पाया जाता है। उभरा हुआ संरचना, जो उभरी हुई संरचना उसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, जिसमें कपाट होता है, जिसे बोलते हैं स्पिंटर ऑफ उडाई। देखो, जब तक उसमें सारे जो रस है, चाहे वो पित्तरस है, चाहे वो अग्नाशय रस है, और चाहे वो आमाशय से पचित भोजन तब तक ना आ जाए, सारी चीज़ मिक्स ना हो जाए, तब तक ये स्पिंटर ऑफ उडाई नहीं खुलता है, ठीक है। तो ये कपाट तब तक नहीं खुलता जब तक कि भोजन ना आ जाए और पित्तरस और जो अग्नाशय रस है जो मिक्स ना हो जाए। छोटी आंत का दूसरा पार्ट है जेजुनम। पहला वाला भाग था ड्यूडिनम या ग्रहणी। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। इस भाग की भित्ति इलियम की तुलना में अधिक मोटी और अधिक वाहिनी युक्त होती है। इलियम पार्ट ये रहा, ठीक है। जेजुनम में खास इतना कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। इलियम की बात करें तो छोटी आंत के इलियम भाग में पचित भोजन का अवशोषण होता है ताकि उसका स्वांगीकरण किया जा सके। इस भाग की सब म्यूकोसा परत में वलन रूपी संरचनाएं उपस्थित होती है, जैसे पिलाई सर्कुलारिस अथवा वॉल्व्स ऑफ कैरकरिंग कहा जाता है। पिलाई सर्कुलारिस क्या होता है, वॉल्व्स ऑफ कैरकरिंग क्या होता है, ये सब एक चित्र में नीचे दिया हुआ, उससे हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पहले आप याद रखो कि इलियम जो पार्ट है उसमें भोजन का जो है वो अवशोषण होता है ताकि उसका स्वांगीकरण किया जा सके। स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलाइजेशन, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो सब म्यूकोसा, देखो म्यूकोसा परत है और सब म्यूकोसा परत है। सब म्यूकोसा परत में वलन रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें पिलाई सर्कुलारिस या वॉल्स ऑफ कैरकरिंग कहा जाता है, ठीक है। और जो म्यूकोसा भाग है, सब म्यूकोसा में तो वॉल्स ऑफ कैरकरिंग हो गया, और म्यूकोसा भाग में जो है वो विलाई पाए जाते हैं, जिसे सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। अंगुलीनुमा प्रबंध है विलाई। विलाई क्या करता है, पृष्ठीय सतह को 8 से 10 गुना बढ़ा देता है ताकि भोजन का जो अवशोषण है वो आसानी से हो सके। कुछ स्थान पर विलाई अनुपस्थित होते हैं, है ना, हर जगह पर विलाई उपस्थित नहीं हो सकती, इसलिए उन जगह को कहते हैं पेयर पैचेस, ठीक है। जो 3 टर्म है हम इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहला है पिलाई सर्कुलारिस, दूसरा है वॉल्स ऑफ कैरकरिंग, और तीसरा है पेयर पैचेस। तो पेयर पैचेस जो है वो म्यूकोसा परत में पाए जाते हैं, ये आप याद रखना। तो देखो यहाँ पर डायग्राम मैंने दे रखा है, अब देखना ध्यान से। पहला है म्यूकोसा परत। म्यूकोसा परत जो है वो यहाँ पे पिंक कलर में रिनोट हो रखा है। तो म्यूकोसा में पाए जाते हैं विलाई। यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम में आसानी से कि म्यूकोसा परत में विलाई है, ठीक है। और विलाई जहाँ पर नहीं है, जैसे ये विलाई की संरचना यहाँ पर आपको दे रखी है, ये विलाई है, और विलाई जहाँ पर नहीं है यानी कि यहाँ पर विलाई नहीं है तो इसको बोल दिया पेयर पैचेस। तो देखो म्यूकोसा में आपको एक तो विलाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दूसरा आपका हो गया पेयर पैचेस का। जहाँ पर विलाई नहीं है उसे पेयर पैचेस कहा जाता है। और विलाई कहाँ पे पाई जाती है, इलियम की म्यूकोसा लेयर में सूक्ष्मांकुर या विलाई पाई जाती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि वॉल ऑफ कैरकरिंग क्या है। तो देखो वॉल्स ऑफ कैरकरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सब म्यूकोसा लेयर दिख रही है। सब म्यूकोसा लेयर जो है वो ये क्रीम कलर वाला जो पार्ट है ना, ये सब म्यूकोसा दिया हुआ है। सब म्यूकोसा में यहाँ पर आप संरचना देख रहे हो पिलाई सर्कुलारिस, है ना। पिलाई सर्कुलारिस को ही दूसरा नाम है वॉल्स ऑफ कैरकरिंग। तो आपको 3 टर्म समझा दिए मैंने। पहला पिलाई सर्कुलारिस क्या होता है, वॉल्स ऑफ कैरकरिंग क्या होता है, यह दोनों सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, विलाई जो है वो सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं, और विलाई जहाँ पर नहीं होते हैं वहाँ पर पेयर पैचेस होते हैं, जैसे हमने समझ लिया है, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और आप वीडियो को वापस थोड़ा देख ले,
ठीक है, अब हम बात करते हैं बड़ी आंत के बारे में, जैसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बड़ी आंत 1 से 1.5 मिलीमीटर मीटर लंबी होती है, 1 से 1.5 मीटर लंबी होती है। इसे 3 भागों में विभक्त किया जाता है। छोटी आंत को 3 भागों में विभक्त किया, जैसे ड्यूडीनम, जेजुनम और इलियम, इसे भी 3 भागों में विभक्त किया। सिक्कम, कॉलोन, रेक्टम, यानी कि अंतनाल, बृहदांत्र और मलाशय, सिक्कम, कॉलम और रेक्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्कम भाग की। तो सिक्कम भाग जो है, यह भाग छोटी आंत के प्रत्यक्ष संपर्क में होता है, क्योंकि छोटी आंत से बड़ी आंत जुड़ती है और छोटी आंत का जो इलियम भाग है वो लास्ट में है। तो इलियम और सिक्कम का जुड़ना, बड़ी आंत का फर्स्ट भाग है सिक्कम और छोटी आंत का अंतिम भाग है इलियम। तो इलियम और सिक्कम, इसलिए इन दोनों के जो संधि स्थल पर एक कपाड़ पाया जाता है, जैसे इलियोसिकल कपाट उपस्थित होता है। देखो, सब चीजें जो है वो समझने की है, रटने का इसमें कुछ है ही नहीं। छोटी आंत का लास्ट भाग है इलियम, बड़ी आंत का पहला भाग है सिक्कम, तो वहां पर जो कपाट पाया जाएगा उसे बोलेंगे इलियोसिकल वॉल या इलियोसिकल कपाट बोलेंगे। ठीक है, यह कपाट तब तक नहीं खुलता जब तक कि छोटी आंत में भोजन का जो है वो पूर्ण रूप से अवशोषण न हो जाए। पूरा जो अवशोषण हो जाता है फिर यह कपाट जो है खुलता है। इस कपाट के समीप जो है वो एक अवशेषीय अंग, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं, जैसे परिशेषिका शायद कहते हैं हिंदी में, वो पाया जाता है। तो अपेंडिक्स में उपस्थित सूक्ष्म जीव शाकाहारी प्राणियों में सेल्यूलोज के पाचन में सहायता करता है, लेकिन जो मनुष्य होते हैं, हम होते हैं, हम जो है वो सेल्यूलोज जो है वो इनटेक नहीं करते, हम सेल्यूलोज को नहीं खाते हैं, इसलिए यह जो है वो हमारा कार्य नहीं करता है अपेंडिक्स। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ भोजन के कण जो है वो अपेंडिक्स की जो संरचना है उसमें चले जाते हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अगर संक्रमण हो जाए तो उसको बोलते हैं अपेंडाइटिस। ठीक है, इस अवस्था में तुरंत ही अपेंडेक्टोटोमी द्वारा इसे निकालकर पृथक किया जाता है। यदि अगर उसको नहीं निकाला जाए तो अपेंडिक्स फूलकर फट जाती है तथा इसके सूक्ष्म जीव जो है वो उदर गुहा के सुरक्षात्मक आवरण, जिसे हम पेरिटोनियम आवरण कहते हैं, उसको जो है वो नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए जो है अपेंडिक्स का जो है वो ऑपरेशन करवा दिया जाता है। फिर बात करते हैं हम बड़ी आंत के दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है कॉलोन या वृद्धांत्र। बड़ी आंत का सबसे मुख्य भाग है कॉलोन। यह भी इसका मुख्य भाग क्यों है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इस भाग में अपचित भोजन से जल का अवशोषण कर इसे मल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जो अच्छे पदार्थ थे वह छोटी आंत में अवशोषित हो गए, उसके बाद पानी और जो अपचित जो भोजन रह गया वो आ गया बड़ी आंत में। बड़ी आंत में फिर पानी का अवशोषण हो गया और जो बाकी का जो बचता है वो उसे मल की संज्ञा यहाँ पे दी गई है। कोलोन में थैलीनुमा संरचना, जिसे होस्ट्रा कहते हैं, उपस्थित होती है और जिसमें पेशीय संरचना पाई जाती है, जिसे टीने कोलाई कहते हैं। ठीक है, होस्ट्रा जो है वो मुख्य संरचना है। अब हम बात करते हैं कि कोलन मुख्य भाग क्यों है, क्योंकि कोलन जो है वो 4 क्षेत्रों में विभक्त होता है। सिंपल है। ठीक है, कैसे बात करेंगे। पहला है असेंडिंग, दूसरा है ट्रांसफर, तीसरा है डिसेंडिंग और चौथा है सिग्मॉइड। ठीक है, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ पर जो है पहले बात हम करेंगे, यहाँ पे सिक्कम हो गया, फिर हमने बात की कोलन की। कोलन में कितने पार्ट थे, 4 पार्ट थे। पहला यह रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा और चौथा पार्ट ये रहा। फिर सिक्कम, कोलम और रेक्टम, ये रेक्टम और नीचे एनस, 4 पार्ट है। कैसे कैसे याद करना है। असेंडिंग, यानी कि यह पार्ट ऐसे ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग हो गया, असेंडिंग कोलन। यह साइड में ऐसे मतलब ऐसे जो है वो क्षैतिज रूप में जा रहा है तो ये ट्रांसफर हो गया, यानी आगे की ओर जा रहा है। तो पहला असेंडिंग, दूसरा ट्रांसफर, तीसरा जो हो गया वो डिसेंडिंग, यानी कि नीचे की ओर आता हुआ, डिसेंडिंग होता हुआ, तो ये होगा डिसेंडिंग कोलन। और फिर होगा ये सिग्मॉइड। आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा है तो सिग्मॉइड जो है वो ग्राफ होता है, वो ऐसा ही होता है। तो ये सिग्मॉइड वलन के कारण इसको सिग्मॉइड कोलन कहा गया। सिंपल है, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड। और बाकी के जो भाग है उसमें सिक्कम, कोलन और रेक्टम, और यहाँ पर आपको एनस की संरचना भी
दिखाई दे रही है। तो सिंपल है, ठीक है। कोलोन में जल का अवशोषण के पश्चात अपचित भोजन मल में परिवर्तित होकर मलाशय में चला जाता है, जहाँ से इससे स्थायी रूप से संचित किया जाता है तथा एनस या गुदा द्वारा उसको जो बाहरी वातावरण में उसको परित्याग कर दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें हम स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इन सब के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।